Hi everybody, welcome back to our channel. So let's continue with chapter 1 part 3, and the first topic is culture and intelligence. Now a major characteristic of intelligence is that it helps adapt to the environment. इसका मतलब एक इंडिविजुअल जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो उतने अच्छे से अपने environment में अडेप्ट कर पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा. Now we will look at the definition of culture. Culture का मतलब क्या होता है? एक collective system होता है of what? Customs, traditions, beliefs, attitudes, as well as achievements in art and literature. Now, Robert Sternberg, you must remember him from where? The triarchic theory of intelligence. Now, he said कि जो contextual intelligence है इसका मतलब क्या होता है? That इट इम्प्लाइज दैट इंटेलिजेंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर. इसका मतलब आपका कल्चर जैसा होगा वैसी ही आपकी इंटेलिजेंस होगी. नाउ वाइगॉट्स्की वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने क्या बोला कि जो कल्चर्स हैं दे ग्रो एंड चेंज, है ना, एंड दे ऑल्सो स्पेसिफाई द एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. मतलब आपकी इंटेलिजेंस, आपके कल्चर की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी होगी वो कल्चर ही डिसाइड करता है. नाउ ही ऑल्सो सेड कि जो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस है वो यूनिवर्सल है. अब इसका मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? क्राइंग और बेबीज क्राइंग और दे रिएक्टिंग टू द मदर्स वॉइस. सो दीज आर एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस. ये यूनिवर्सल होते हैं. इसका मतलब कि इंडिया में भी बच्चे सेम तरीके से रोते हैं और चाइना में भी बच्चे सेम तरीके से रोते हैं. बट जो हायर मेंटल फंक्शंस है जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, कॉग्निटिव फंक्शंस, दीज आर कल्चर प्रोड्यूस. मतलब जैसे आपका कल्चर होगा वैसे ही ये प्रोसेसेस आपके होते हैं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस. अब ये हम दो तरह की सोसाइटीज़ में देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द वेस्टर्न सोसाइटीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन वेस्टर्न सोसाइटी. नाउ वी नीड टू नोट कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं दे आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस दैन द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज. सो लेट्स बिगिन विद द वेस्टर्न सोसाइटीज़. अब ये ऐसी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं जो बचपन से ही फॉस्टर करती हैं द स्किल्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस. अब ये कैसी स्किल्स होती है? अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, ऐसी स्किल्स होती हैं जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती हैं. अब वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हम पर्सनल अचीवमेंट और इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन को वैल्यू करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द सेल्फ ओवर द ग्रुप. नाउ अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कोई इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप होता है और कोई नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ का इंसान वो टेस्ट देता है तो ही इज़ मोर लाइकली टू गेट अ लेस IQ देन दैट person of the western society. अब नाउ कमिंग ऑन टू द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़. अब नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है. नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में बेसिकली एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटीज़ आती है. यहाँ पे वी लुक फॉर स्किल्स टू रिलेट टू अदर्स इन सोसाइटी. ओके, यहाँ पे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन और कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन वैल्यू करते हैं. इसका मतलब वी गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू द ग्रुप ओवर द सेल्फ. और वेस्टर्न सोसाइटीज़ का इंसान अगर नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में बना हुआ इंटेलिजेंस देने आएगा तो ही इज़ लेस लाइकली टू गेट मोर मार्क्स देन दैट पर्सन ऑफ द नॉन वेस्टर्न सोसाइटी. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन. अब इंटेलिजेंस जो इंडियन ट्रेडिशन में है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस विच एम्फसाइजेस कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट. इसका मतलब कि हम अपनी सोसाइटी के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, वो इंटीग्रल इंटेलिजेंस में आता है. और जो इंडियन थिंकर्स हैं वो इंटेलिजेंस को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिसमें हम इक्वल अटेंशन देते हैं कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस को और उनके इंटीग्रेशन को, उनके मिलाप को. ओके, नाउ बुद्धि इज़ अ संस्कृत वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू JP दास इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के साथ साथ इसमें डिटर्मिन्ड एक्शंस, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आते हैं. इट इज़, बुद्धि की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज़ द नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्शियस, विल एंड डिज़ायर. नाउ वी कम ऑन टू द फेसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन. अब इसमें हम 4 फेसेट्स देखेंगे ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन. सबसे पहला है कॉग्निटिव कैपेसिटी. कॉग्निटिव कैपेसिटी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू योर थॉट प्रोसेसेस. और इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें आती हैं? सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वी कम ऑन टू द सोशल कॉम्पिटेंस. इसमें वी लुक फॉर स्किल्स विच रिलेट टू अदर्स इन द सोसाइटी. तो इसमें रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर and
कमिटमेंट टू एल्डर्स, यंग एंड द नीडी, मतलब जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनकी मदद करें, ठीक है. Next is the emotional competence. This is basically self regulation and self monitoring of emotions, मतलब अपने emotions को regulate करना, उन्हें monitor करना, honest रहना और polite रहना. Entrepreneurial competence में hard work, patience, persistence, perseverance ऐसी सारी values आती हैं. नाउ कमिंग ऑन टू इमोशनल इंटेलिजेंस. अब इमोशनल इंटेलिजेंस में बेसिकली क्या है कि आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पा रहे हो. इट इज़ बेसिकली द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ दिस कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय सैलोवे एंड मेयर. तो उन्होंने बेसिकली उसको कैसे डिफाइन किया? द अबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस, मतलब खुद के और दूसरों के इमोशंस को मॉनिटर करना, उन्हें देखना, समझना, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, उन्हें अलग करना और उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना अपने थॉट प्रोसेसेस में, अपने थॉट प्रोसेसेस को गाइड करने में. अब जैसे IQ इंटेलिजेंस कोशेंट को हम यूज़ करते हैं टू मेजर इंटेलिजेंस, वैसे ही हम इमोशनल कोशेंट EQ को यूज़ करते हैं टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस. अब जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट इज़ रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन ऑफ द एजुकेटर्स, क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, तो उनके साथ डील करने के लिए हमें उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन डील विद द स्ट्रेस. Coming on to the next topic, characteristics of emotionally intelligent people. If the people demonstrate these set of characteristics, they will be called emotionally intelligent. अब इसमें क्या क्या आता है? सेंसिटिविटी टू वंस ओन एंड वंस ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस, मतलब खुद के फीलिंग्स और इमोशंस की तरफ सेंसिटिविटी दिखाना, दूसरों के इमोशंस की तरफ सेंसिटिविटी दिखाना. कैसे दिखाएंगे हम दूसरों के इमोशंस की तरफ सेंसिटिविटी? उनकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, टोन और फेशियल एक्सप्रेशंस नोट करके, ठीक है. खुद के इमोशंस को खुद के थॉट्स से रिलेट करना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जब हम कोई डिसीजन लेंगे, तो तब ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़. देन one ought to understand the powerful influence of the nature and the intensity of emotions. तो आपके emotions की जो powerful influence है उसको समझना, अपने emotions की intensity को समझना एक emotionally intelligent इंसान का काम है, ठीक है. और जो एक emotionally intelligent इंसान होगा वो अपने emotions को control करेगा, है ना, जब वो खुद से डील करेगा और दूसरों से डील करेगा, जिससे वो पीस अचीव कर सके. Coming on to two very interesting topics, aptitude and interest. Now aptitude हमने पहले भी पढ़ा है and also interest we've studied before. So what is aptitude? It is the potentiality to perform an activity. इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो आप बहुत अच्छा करेंगे उस फील्ड में. एंड इट कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट्स, और इससे आप अपना फ्यूचर करियर डिसाइड कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा उसमें. और इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिविटी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज concepts in selecting a career. So we will take the example of three people, person A, person B and person C. तो जो person A है उसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत हाई है, पर उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. तो वो कैसा मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है. एक पर्सन बी है जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, पर उसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, तो वो भी एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन पाएगा. पर जो पर्सन सी है उसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड एक्सेलेंट है और उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. सो ही इज़ द मोस्ट लाइकली टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर आउट ऑफ द ऑल द थ्री पर्सन्स A, B and C. So C would be the most successful mechanical engineer. कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. दो तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं. इंडिपेंडेंट टेस्ट होते हैं विच आर स्पेशलाइज्ड, और जो एक स्पेसिफिक एरिया में आपका एप्टीट्यूड निकालते हैं. फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट. पर जो मल्टीपल टेस्ट होते हैं, दीज आर जनरलाइज्ड एंड दीज कम in the form of batteries of tests. For example, differential aptitude tests, general aptitude test battery. तो जो DAT है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका इंडियन वर्जन JM ओझा ने बनाया था. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. Coming on to creativity, there are differences in the potential for creativity and the manner in which it is expressed. इसका मतलब कि सबकी
जो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है, सबकी जो पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी है, इट इज़ डिफरेंट, है ना, और वो अलग अलग मैनर में एक्सप्रेस होती है. सो किस किस मैनर में एक्सप्रेस हो सकती है क्रिएटिविटी? इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वेंशन और अ पोम, अ पेंटिंग, इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटिफुल पॉटरी और अ रेसिपी. सो इसमें इन सब अलग अलग चीज़ों में एक कॉमन एलिमेंट क्या है? सब क्रिएटिव एक्ट्स हैं, पर इनमें एक कॉमन एलिमेंट क्या है कि कुछ यूनिक बन के आ रहा है इसमें. नाउ इन द रिसेंट ईयर्स आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिविटी हैज़ ब्रॉडन, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें अब क्रिएटिविटी में इंक्लूड करना चालू कर दी हैं. वी सी एवरीथिंग फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव. नाउ वी वेरी इन टर्म्स ऑफ लेवल एंड एरियाज ऑफ क्रिएटिविटी. इसका मतलब सबका जो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी वो अलग है और सब अलग अलग एरियाज में क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करते हैं. क्रिएटिविटी वर्बल और नॉन वर्बल वेज में एक्सप्रेस हो सकती है. वर्बल में कैसे एक्सप्रेस होगी? आइदर इन रिटन फॉर्म और इन द ओरल फॉर्म, एंड नॉन वर्बल में बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी. नाउ सम पीपल मे गिव इंडिकेशन, मतलब कई लोग दिखने में ही क्रिएटिव होते हैं, मतलब कई लोग इन्नेटली क्रिएटिव होते हैं, बट अदर्स नीड टू बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज जिससे उनकी क्रिएटिविटी उभर के बाहर आए. नाउ क्रिएटिविटी जस्ट लाइक इंटेलिजेंस, उसकी जो लिमिट है वो हेरिडिटी सेट करता है, बट विद इन दैट लिमिट क्रिएटिविटी की कितनी डेवलपमेंट हो रही है वो कौन डिटरमाइन करेगा? द इन्वायरमेंट और द अपॉर्चुनिटीज दैट एन इंडिविजुअल गेट्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. अब इसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ सुनीता एंड रीता. नाउ सुनीता वो अपना सारा काम टाइम पे करती है, सबसे अच्छे मार्क्स लाती है और कॉन्सेप्ट्स और सारी चीज़ों को अच्छे से जल्दी से समझ लेती है, बट शी रेयरली कम्स आउट विद न्यू आइडियाज़. तो ट्रेडिशनल वे से वो सब करती है काम. बट रीटा जो है उसके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, बट she comes up with new ways of doing her work and helping her mother, and she prefers to learn on her own. तो इस केस में सुनीता जो है वो इंटेलिजेंट होगी और रीटा जो है वो क्रिएटिव होगी. अब टर्ममैन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशनशिप के बारे में. उन्होंने ये बताया कि जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा आईक्यू होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हों. जो लो आईक्यू वाले लोग हैं वो उनसे भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं. सो इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी. इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो इंटेलिजेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी हो. हाउएवर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब ये है कि हर क्रिएटिव एक्ट में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल एक पॉटर जो है, जो एक विलेज में बहुत सुंदर अर्दन पॉट्स बनाता है, उसको भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ पॉटरी. नाउ वी कम ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स. दीज आर क्रिएटिविटी टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट. अब जो क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का देयर कुड बी एन नंबर ऑफ सोल्यूशंस, एन नंबर ऑफ आंसर्स, एंड दीज परमिट पीपल टू थिंक डिफरेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इसमें कोई स्पेसिफाइड आंसर्स नहीं हो सकते, हर आंसर को हम एक तरह से सही मानते हैं, एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम फॉर इमेजिनेशन, एंड दीज प्रमोट डाइवर्जेंट थिंकिंग. ऑन द अदर हैंड जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का एक ही सही सोल्यूशन होगा. दीज फोकस ऑन लॉजिकल थिंकिंग, एक्यूरेसी एंड क्लियर थिंकिंग. इन दिस द पर्सन हैज़ टू फाइंड the only right solution and there is no room for imagination, and these promote convergent thinking. अब जो creativity tests हैं ये words, figures, sounds और ऐसी सब चीज़ों को मिला के बनाए जाते हैं, and these have been created in different areas like literary creativity, scientific creativity etc. और कुछ famous psychologists के नाम हैं जो आपको याद करने होंगे who developed the creativity test such as Guilford, Torrance, Catena etc. and each test has a set manual and interpretation guide. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for chapter 2. Do like, share, comment and subscribe to our channel.